पार्ट इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिस कीजिए, आपको बार बार करी होगी पहले, तो ही वो एग्जाम में आप नहीं होगी। तुम्हारे पार्ट पहले से मेरे इसीलिए तो फिर 2 साल की प्रैक्टिस करोगे ना बच्चे। अभी तो डायग्राम ही बना था। प्यार से डायग्राम क्यों बनाते हो? रिलेटिव बता। आई डोंट नो पर भेजा है तुमको। इधर वो तो व्हाट्सएप पे आपने बोल दिया। ये गाइड होता है। गाइड में रेट होते हैं। मेरे प्यार से भावना बोलते हैं। वो तो पहले की बात है।
मैं हटा दूंगा। थिकनेस के रिस्पेक्ट में क्या फंडा था? 1 म्यू 2 इक्वल टू नहीं, थिकनेस के रिस्पेक्ट में अपन ने एक फॉर्मेट बना लिया था, रियल थिकनेस अपॉन इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इनसाइड मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। 1 म्यू 2 का आंसर था वो क्या लाया? उसी चीज को वो थिकनेस की बजाय डेप्थ के फॉर्म में भी बोल सकता है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में कहीं यहाँ पड़ा है तो उसका भी डायग्राम सेम ही जाएगा। उसमें से रे चली अगर दिखवाना है, एक रे नॉर्मल डाली तो दोनों को पीछे प्रोड्यूस करने पे यहाँ मिली, यानी जो ऑब्जेक्ट नीचे था वो अपनी जगह से यहाँ दिख रहा है, तो ये कहलाएगी रियल डेप्थ और ये कहलाएगी। तो वापस सारे स्टेप लिखने की जरूरत सारे लिख दूं बाहर 1 अंदर 2, म्यू 1 छोटा है म्यू 2 से, तो फिर 1 म्यू 2 का वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर will again come as real depth upon apparent depth। अरे होगा। पर अब अगर इसकी उल्टी कहानी हो, ये तो हम बाहर से अंदर का देख रहे थे, अब स्विमिंग पूल में अंदर जा जाके हम बाहर का कोई लैंप लगा हुआ उसको देख रहे हैं, स्विमिंग पूल के अंदर जाकर पानी में, तो वो अपनी जगह से दूर लगा थोड़ा ऊपर दिखता है प्रैक्टिकली। लेट से यहाँ ऑब्जेक्ट है, अब इसको देखना है तो इसमें से रे चली, फिर ये यहाँ से नॉर्मल से रिफ्लेक्ट हुई टूवर्ड्स नॉर्मल गई, फिर एक रे नॉर्मली छोड़ दी, यहाँ कहीं से हम देख रहे हैं तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इधर तो कहीं नहीं मिलने वाली, पीछे प्रोड्यूस किया, यानी जो ऑब्जेक्ट O पर है वो हमें यहाँ से थोड़ा ऊपर दिख रहा है। तो अब की बार एपरेंट हाइट अरे बड़ी है रियल हाइट से, और वापस जैसे इसको थिकनेस वाला डिराइव करवाया था ट्रायंगल में साइन आर लगा के टेन आर को साइन आर में कन्वर्ट करके, वो सब स्टेप लिखूं क्या वापस? सीधे लिख दो। अगेन डेरिवेशन किसका किया है मैंने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का ही किया है। तो फिर वो वापस डिराइव होने के बाद अब की बार आ जाएगा उल्टा, एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट। करूं क्या वो स्टेप्स? याद रखने का तरीका कैसे रखोगे? दोनों ही फॉर्मूले में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका है? डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर है, तो वैल्यू 1 से बड़ी होना चाहिए, तो बड़ी वैल्यू ऊपर आना चाहिए। तो डेप्थ के समय बड़ा रियल डेप्थ है, हाइट के समय बड़ा एपरेंट हाइट है। नहीं आई यार, ना उल्टा नहीं है, ये 2 म्यू 1 नहीं है, 1 म्यू 2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर का केस। कोई दिक्कत? फटाफट लिख दो आजू बाजू। म्यू विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ एंड हाइट, म्यू विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ एंड हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, म्यू विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ and height from the surface of liquid। जरूरी नहीं कि वाटर ही दे पाना,
कुछ और भी दे सकते हैं, इथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, रेड कलर का। क्या बेटा? हाँ, ये डेप्थ वाला, ये हाइट वाला। अरे डेरिवेशन स्टेप्स नहीं लिखी है, लिखो क्या? बोल बोल बोल। हाँ, टेंशन, वही बोल रहा हूँ कि ये दोनों ही फॉर्म है, टेंशन विद रिस्पेक्ट टू रेयर। तो कहानी उल्टी हो जाएगी ना, फुल टेंशन, हाँ उसके नहीं होगा फिर। अरे अगर ये मान ले बड़ा है और ये छोटा है, तो बाहर से इसको देख रहा है, अपनी जगह से नीचे दिखेगा, तो वो हाइट हो जाएगी उसका नाम, इसका नाम हाइट रख लेना। लॉजिक सेम रहेगा। इसलिए मैंने हेडिंग में वाटर की जगह लिक्विड बोल दिया, कोई सा भी दे सकते हो वो लिक्विड। Mu with respect to depth and height from the surface of liquid. और तुम लोगों को वो जो लास्ट टाइम अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे वो पेपर वाला 5 रिफ्लेक्शन वाला देखा, उस क्वेश्चन से एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं? जैसे मैं भी बगैर तैयारी किया आया था, पेपर देखे बगैर, तो उसमें बहुत देर लगाते गए। तो इसका मतलब पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चन छुपे हुए हैं जिनको अगर आप पहले से सॉल्व करके अगर नहीं गए हो तो आपसे 100% एग्जामिनेशन हॉल में कम समय में वो क्लिक सिखा करो हर चीज से। इसीलिए तैयारी कर रहे हैं पूरे इंडिया में सब मर के। नहीं इतना मर के तैयारी करने की जरूरत क्या है? रात दिन पढ़े जा रहे हैं। नहीं चल रहे। और वो डेस्टिनी है कि आपके हाथ से उस टाइप के क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, वो जो छूटता है वही एग्जाम हॉल में दिखता है। क्या वो छोड़ने वाला काम नहीं कर सकते। सीधे देखो ना, अपने टीचर्स को देख के सीखो यार। मैं बगैर देखे पेपर आ गया, पेपर लिया नहीं मैंने, उस दिन एडवांस का देखा नहीं, मैं देख के आता तो पहले से मुझे पता होता तो मैं तुमको समझाना भी कैसे पता है। मैं शुरू करना तो लोगों के, हम लोग तो फिर पहले समझाते कि हम भी पहली बार कर रहे हैं। नहीं ध्यान है, स्टार्टिंग में मोटिवेशन लेक्चर से होता था ना, पर नहीं देखा तो उस दिन उसको इतनी देर तक खींचना पड़ा मुझे। सीखा करो, आपको करना है, यानी आप कभी भी संतोष नहीं कर सकते कि आज मेरी तैयारी हो गई। यू कांट सेटिस्फाई योरसेल्फ। कमी है हर बार, हर चैप्टर में मान के चलना। हर बार 3 महीने पहले का चैप्टर फिर किसी रात को उठा के बैठ रहे। खानों की कमी नहीं है, जहां से मिलोगे ढूंढोगे मिलेगी, नहीं मिलती है तो टीचरों से मांगने का बहुत होती है। बेटा बस यही वाला काम मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। मैनेजमेंट काम मेरे से भी बनता है यार। मैनेजमेंट वाला काम मेरे से चलता ही है। अगर ये करने की हिम्मत होती तो इस जिंदगी इस उम्र के पड़ाव पर भी मेरा कहीं ना कहीं खोल के बैठा होता। एक बड़ा साम्राज्य करो, साम्राज्य को चलाना, मैनेज करना, मैनेजमेंट के अंदर सब में नहीं होती, नहीं चल रहा है। पर आजकल सारे IITs ध्यान रखना, हाँ
वो मैनेजमेंट वाली ही अकल डेवलप कर रहे हैं। दे आर नॉट ज्वाइनिंग एनी बिग फर्म। सबके लिए क्या बन गया आजकल? क्या चल रहा है वो शब्द? स्टार्टअप। तो तुम भी अपना दिमाग थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट वाला टाइप का बनाते जाओ। और अगर बिना टेंशन के जीना है, दूसरी कंपनी को छिलेंगे ना। किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, कोई टेंशन नहीं, बस महीने की सैलरी आएगी। और अगर अपना करते हो, अपना तो अपना ही होता है। लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। चलो भाई, अगला हेडिंग दो। अगला हेडिंग, हाँ, problems on motion of bird and fish। देखो अब फिश की हिम्मत देखना, क्या क्या करेंगे, उसकी हिम्मत देखना तुम्हारी। Problems on motion of bird and fish। तो इनकी स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन अपनी जेई को अच्छे लगते हैं। ये सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ये तो बोर्ड लेवल पर होगा, पर इनको मूव करवा के ऑब्जेक्ट को उस पर हमारा क्वेश्चन बनाती जेई। तो पहले क्वेश्चन लिखो, फिर मैं उसकी थ्योरी बनाता हूँ। पहले क्वेश्चन लिखो, दो फास्ट फटाफट लिखो। A kingfisher moving vertically down with the speed of 4 meters per second, 4 meters per second, sees a fish in the ocean, in the lake, जिसको जो पसंद हो ले लो। Sees a fish in a lake, fish को देखता है, अरे किंगफिशर है। Sees a fish in a lake coming upwards, वो फिश किधर आ रही है? Coming upwards with the speed of 6 meters per second। तो पहले ये बताओ कि किंगफिशर जो फिश की स्पीड देख रहा है 6, वो क्या उसको रियल दिखेगी? नहीं। मीडियम चेंज से देख रहा है तो अपैरेंट है। फाइंड द रियल स्पीड ऑफ द फिश। सॉल्व नहीं करना है भैया, बस लिखना है। फाइंड द रियल स्पीड ऑफ द फिश। और म्यू वाटर दे रखा है प्रॉब्लम में 4/3। म्यू वाटर इक्वल टू 4/3। अब इसका उल्टा क्वेश्चन, अब फिश की हिम्मत, इसकी हिलरी देखो। अ फिश गोइंग अपवर्ड इन अ लेक ना। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। ये दो एग्जांपल लिखे, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 नाउ। अ फिश गोइंग vertically upward with the speed of 3 meters per second, going vertically upward with the speed of 3 meters per second, sees a kingfisher। हिम्मत देखो, पता है कि वो अभी पकड़ेगा उसकी, फिर भी उसको देखेगी। Sees a kingfisher coming vertically downward with the speed of 4 meters per second। The speed of 4 meters, तो अगेन उसको ये जो 4 दिखाई दे रही है वो अपैरेंट होगी। फाइंड द रियल स्पीड ऑफ द किंगफिशर। तो ये क्वेश्चन अंदर से बाहर का भी आ सकता है, बाहर से
अंदर का भी आ सकता है। तो दोनों तरफ से इसके अपन फॉर्मेट बना लेते हैं। आओ देखो, और मैंने एग्जांपल 1 में कहा बाहर से दिखाया ना, तो लेट्स से देखो, लेट्स से एट एनी इंस्टेंट बर्ड यहां पर है, उसकी पानी की सरफेस से डिस्टेंस सपोज कर ली हमने x। लेट्स से एट एनी इंस्टेंट फिश यहां पर है, उसकी पानी की सरफेस से हमने डेप्थ ले ली y। कोई दिक्कत? तो जब बर्ड फिश को देखेगा तो वो अपनी जगह से कुछ ऊपर दिखेगी, तो उसे ये फिश रियल, उसे फिश अपरेंट यहाँ कहीं दिखेगी। तो लेट्स से फिश अपरेंट का पानी की सरफेस से डिस्टेंस z है, पर ये पानी की सरफेस से है, पर इसको डायरेक्टली देख कौन रहा है? तो बर्ड जो डायरेक्टली अपरेंट फिश देख रहा है वहां तक का डिस्टेंस कैपिटल है। कोई दिक्कत? अब यही कहानी एज इट इज अंदर से बाहर की बनाओ। लेट्स से एट एनी इंस्टेंट फिश यहां पर है, उसका हमने पानी की सरफेस से डेप्थ मान लिया x है। एट एनी इंस्टेंट बर्ड यहां पर है रियल, उसका पानी की सरफेस से हाइट मान लिया y। पर जब फिश रियल बर्ड रियल को दिखेगी तो वो अपनी जगह से कुछ ऊपर दिखेगी, तो यहाँ दिखेगा बर्ड अपरेंट। तो मान लिया कि उसका पानी की सरफेस से डिस्टेंस z है, पर जो रियल फिश डायरेक्टली अपरेंट बर्ड दिख रही है वहां तक का डिस्टेंस सपोज कर लिया कैपिटल। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर भी देखो कैपिटल X इज x प्लस z है, वहां पर भी देखो कैपिटल X x प्लस z है, है बाहर 1 अंदर 2। तो हमने जो फॉर्मेट बनाया है वो क्या बनाया? 1 म्यू 2 इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, या बाहर 1 अंदर 2। तो वापस हमने यहाँ पे भी फॉर्मेट क्या बनाया? 1 म्यू 2 इक्वल टू अपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट। तो फिर यहाँ से z की वैल्यू आ रही है y अपॉन म्यू, यहाँ से z की वैल्यू आ रही है म्यू y। ये z की वैल्यू उस इक्वेशन में रिप्लेस कर दें, तो कैपिटल X कितना हो गया? x प्लस y, और ये भी कितना हो गया? x प्लस म्यू y। चलो, तो रेट मेजर 1 to 4 हो गया। 1 to 4 होते थे क्या करते थे? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो dx by dt, dx by dt प्लस 1 by म्यू dy by dt। तो dx by dt कौन है? रियल बर्ड जो डायरेक्ट अपरेंट फिश की स्पीड देख रहा है, तो यानी दिस इज द स्पीड ऑफ फिश अपरेंट। इसका डेफिनेशन दूंगा फिश अपरेंट। तो d स्मॉल x by dt कौन है? रियल, c बर्ड रियल 1 by म्यू dy by dt कौन है? तो हमको प्रॉब्लम में क्या दिया था? बर्ड की रियल स्पीड वर्टिकली डाउन बढ़ाने की, अपरेंट फिश जो दिखाई दे रही थी उसको वो स्पीड दे रखी थी। ये दिया है, वो ये रियल स्पीड ऑफ फिश निकालना। बस इसमें ध्यान देना कि इस फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करोगे तो वो वैल्यू प्लस में तब रखना जब आपके न्यूमेरिकल में वो आइटम्स टुवर्ड द सरफेस ऑफ वाटर आ रहे हैं। अगर आपके न्यूमेरिकल में कोई अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर जा रहा हो तो माइनस रखिए। अवे फ्रॉम वाटर सरफेस जाए तो माइनस में, टुवर्ड वाटर सरफेस आए तो प्लस। तो देखो यहाँ भी वैसे हो जाएगा काम, dx by dt इक्वल टू dx by dt प्लस म्यू इंटू dy by dt। dx by dt बोले तो फिश को जो अपरेंट बर्ड की स्पीड दिख रही है, तो c बर्ड अपरेंट, दिस इज c फिश रियल, दिस इज c बर्ड रियल। तो वापस कॉलम में c फिश रियल देखा पानी में कितनी स्पीड से ऊपर आ रही थी, और बर्ड जिस स्पीड से उसको दिखाई दे रहा था, और बर्ड के रियल निकालना था। कोई दिक्कत?
तो बस वैल्यू पुट करना, प्लस में कब रखना है समझ में आ गया, माइनस में कब रखना है वो भी क्लियर। अच्छा, हो सकता है आप तुम्हारे न्यूमेरिकल में काइनेमेटिक्स मिक्स करके कुछ नया प्रॉब्लम भी बना सकते हैं। अरे काइनेमेटिक्स मिक्स कर दें कि एब्सोल्यूट स्पीड्स ना देकर रिलेटिव दे दे सीधे, तो ध्यान रखना लैंग्वेज पढ़ के रिलेटिव को पहले एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना, फिर यहाँ नहीं आई तो ज्यादातर क्वेश्चन तो रिलेटिव वाला ही मिलेगा, और डीपीपी में जाओगे उसमें मिलेगा, नारोड़ा का पीडीएफ तो उसमें भी है स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन, पर उनको आज ही ढूंढ के करने का। नहीं एक मिनट, मैंने ही बोल दिया ना सीख, मैंने जो बोला है वो सीख, तो यानी जो दिख रहा है वो रिलेटिव हुआ तो उसको कन्वर्ट करना है एब्सोल्यूट। सुनो, जो दिख रहा है मैंने वही वाला डिस्टेंस लेके डिफरेंशिएट किया ना, अरे जो दिख रहा है फिश going vertically upward with this is speed, sees a bird coming vertically downward with this is speed, तो यानी फिश के चलते हुए बर्ड की स्पीड दिख रही है। अब मैंने डिस्टेंस भी कौन सा लिया है, रिलेटिव डिस्टेंस ही लिया है ना, अरे कैपिटल एक्स क्या लिया है मैंने, सीधे उसका रिलेटिव भी लिया ना, जो उसको दिखाई देता उल्टा दिखता है ना उसको, तो नहीं आई तो यानी वही वैल्यू रखना है जो यार फिश ऊपर जाते हुए बर्ड को इतनी स्पीड से नीचे आते हुए देखती है, तो इसका मतलब फिश को जो अपरेंट बर्ड दिख रहा है उसी का टाइम वेरिएशन ही उसकी रिलेटिव हुई ना, मतलब जो दिया है वही रिलेटिव। कोई दिक्कत, जो अपना फॉर्मूला बना है वो ऑटोमेटिकली क्या है, रिलेटिव फॉर्मेट। अगर ऑब्लिकली आए तो हॉरिजॉन्टल स्पीड से कोई फर्क, बस उनका वर्टिकल कंपोनेंट लेके डालना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर बार एक ही डायरेक्शन में रहेगा। Fish coming vertically upward sees a bird which is
coming downward with this speed. इसका क्या मतलब है? उसका ओरिजिनल मतलब with respect to ground हो गई वो velocity. Fish sees a bird which is coming with this speed down. bird actual speed is high. मतलब वो real speed. Sorry, with respect to ground. हो गया सर. Right side में. Yeah. Hello. कैंसर मीडियम में एक ऑब्जेक्ट रखा है. कौन से मीडियम में? और उसमें से लाइट रे चली इंटरफेस पर आई. अरे हटा दूं. हो गया. जिंदगी में कुछ कामों को छोड़कर बाकी सब काम जल्दी जल्दी करना चाहिए. टेंसर से रेयर जा रही थी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हट गई. तो इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस था, तो इतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ बना. पर फिर हमने कहा कि भैया नहीं, इंसिडेंस बढ़ाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या करो. तो एक बड़े इंसिडेंस की लाइट रेशो छोड़ी, तो फिर स्नेल को फिट रखने के लिए आर को भी बढ़ना पड़ेगा. तो आर बढ़ते बढ़ते एक ऐसा इंसिडेंस आएगा कि आर बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा. अरे होता ऐसा कोई ना कोई पोजीशन पर. तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस
at which the angle of refraction becomes 90 is called applied the critical angle. And TIR, critical angle and total internal reflection. हेडिंग 2 बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बन जाते हैं कि ये एक ऐसा एंगल है जिसके बाद से लाइट रे बाहर आना बंद कर देती है। बाहर आना तो बंद कर देती है, तो फिर कई फिनोमेना बनेंगे ना इस क्वेश्चन पे, क्योंकि वहां से लाइट रे बाहर आना बंद हो रही है। अब इसके बाद आप अगर और इंसिडेंस बढ़ा दोगे तो फिर रिफ्लेक्शन एंगल और बढ़ेगा यहाँ से, तो वो तो उसी मीडियम में लौट जाएगी वो रे, और सेम मीडियम में लौट जाने वाली फेनोमेना तो कहलाती है रिफ्लेक्शन। और ये रिफ्लेक्शन हुआ है ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन कंप्लीटली इनसाइड द मटेरियल, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी TIR होने के लिए जरूरी कंडीशंस क्या हो गई कि लाइट रे मस्ट पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर में कभी TIR का फेनोमेना होगा ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाती है। TIR तो सिर्फ तभी हो सकता है जब डेंसर से सिर्फ डेंसर टू रेयर जाना काफी नहीं है, इंसिडेंस उस मीडियम के क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, तभी TIR होगा। अरे छोटा सा है दिखने में कॉन्सेप्ट, पर कई छल भी दिखाएगा अपने न्यूमेरिकल में, क्योंकि चैप्टर का नाम ज्योमेट्री ज्योमेट्री ज्योमेट्री। आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि सर मेरी ज्योमेट्री भी कहने का हक ही नहीं। डायग्राम बन गया क्या? तो फिर ये लिखने से पहले क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिखाता हूँ। डायग्राम के पहले नहीं, डायग्राम के बाद, तो इसके लिखने से पहले ये बात में आएगा। डायग्राम बन गया। अब डायग्राम के नीचे TIR कंडीशंस के ऊपर, डायग्राम के नीचे और TIR कंडीशन से ऊपर लिखो। बोलो प्लीज, बोलने दो ना। बोलो। हर बार ये तो रिफ्लेक्शन का नाम ही नहीं देते हम, फिर हम बोल देते कि भाई रे गेट्स रिफ्लेक्टेड इनसाइड, और अगर रिफ्लेक्शन का नाम डाल दिया है तो फिर ये वाले एंगल को इक्वल होना ही पड़ेगा। अरे बोलो, लिखो डायग्राम के नीचे, लिखो नीचे, द angle of incidence, the angle of incidence passing from denser to rare medium, अरे नहीं जमा नहीं यार, the angle of incidence of a light ray तो लिखा ही नहीं, जब रे
the angle of incidence of a light ray, बस इतना जोड़ना है, of a light ray passing from denser to rare medium, passing from denser to at which the angle of refraction becomes 90 degree, at which the angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle. Is called, अभी ये नहीं लिखना, ये वाला बीसी में चलेगा, is called critical angle. तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं स्नेल लगा दूं तो इस पॉइंट पे स्नेल क्या बोलेगा राजो? साइन 90 क्या हो गया? तो साइन सी का फॉर्मूला हम कैसे लर्न करेंगे अपने न्यूमेरिकल के लिए? साइन सी इज ऑलवेज रेयर अपॉन डेंसर. साइन सी इज ऑलवेज मतलब जिस इंटरफेस के लिए तुम क्रिटिकल एंगल निकाल रहे हो तुम्हारे न्यूमेरिकल में, उस इंटरफेस पे जो भी रेयर होगा वो ऊपर और जो भी डेंसर होगा वो, अरे समझा? कोई दिक्कत? तो कुछ इंटरफेस की तो वैल्यूज ही हमें याद होना चाहिए. वो वैल्यूज इधर लिख रहा हूं. पहला, वाटर एयर इंटरफेस. अगर आपके न्यूमेरिकल में एयर वाटर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल आया तो फिर इस डेफिनेशन से क्या लिखोगे? अरे साइन सी इक्वल टू रेयर, रेयर बोले तो हवा, डेंसर स्टैंडर्ड पानी बोले तो 4/3/4. तो यानी सी की वैल्यू बनेगी साइन इनवर्स 0.75 3/4. और वो जब हम देखते हैं हमारी टेबल में तो उसकी वैल्यू नियरली, कौन सी अर्ली? 48 पॉइंट समथिंग डिग्री आती है. 48 पॉइंट समथिंग. तो उसको राउंड अप करके बच्चे क्या याद कर लेते हैं? 49 डिग्री. अरे 48 पॉइंट समथिंग वो बड़ी आती है 5 से, तो उसको क्या याद करने आता है? अब दूसरा पकड़ लो, ग्लास एयर. ग्लास एयर इंटरफेस. अब बोलो C इक्वल टू रेयर बोले तो स्टैंडर्ड क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्ट इंडेक्स 3/2 2/3. तो C इज साइन इनवर्स 2/3. तो साइन इनवर्स 0.66 जब निकालने जाते हैं तो इसकी नियरली वैल्यू आती है 42 पॉइंट समथिंग जो 5 से छोटी है, 0.5 से अंदर है, तो उसको भी 42